हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। अब जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो इस कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं सुना है तो आगे की कहानी समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो पहले से आपको देख रहा था, बस आपको उसका एहसास नहीं था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस कहानी के पिछले पार्ट को भी सुने, और जिन्होंने सुन लिया है चलिए फिर कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये पुरानी लोक कथाएं ही थी जिसने हमें एहसास दिलाया कि हम किस चीज़ का सामना करने जा रहे हैं। ये कोई सीधा जवाब नहीं था, बस एक पैटर्न जो समय के साथ बार बार सुनने या यादों में कुछ चीज़ें गायब हो जाने या शायद जानबूझकर कुछ भुला देने से धीरे धीरे सामने आया था। जंगल में एक कमरे की कहानी। गर्मी में भी वो जगह बहुत ठंडी रहती थी, जैसे वहाँ सूरज की रोशनी कभी पहुंची ही ना हो। ये एक पुराना पत्थर का घर था जो घने पेड़ों की छांव में छिपा था। कोई भी उसे एक बार ढूंढकर फिर से नहीं जा पाता था, क्योंकि वो उस रास्ते को ही भूल जाता था जहां से वो उस घर तक गया था। लोग इसे कहते हैं द फ्रॉस्ट चेम्बर। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये जगह पृथ्वी से भी पुरानी है। कोई भी जानवर इसकी दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं करता, और कभी कभी सन्नाटे वाली रातों में यहाँ कांच टूटने जैसी एक अजीब आवाज़ आती है, जैसे कोई धीरे धीरे से रो रहा हो। इसका सबसे पहला एविडेंस एक लैंड सर्वे रिकॉर्ड में मिलता है, 1718 के समय का। जिस भी ऑफिसर ने यहाँ सर्वे किया था उसने ये लिखा था, जंगल की पूर्व दिशा में कभी मत जाना। जून की तपती गर्मी में भी वहां तालाब जमी हुई मिली। लड़का गायब हो गया। लोकल लोगों का कहना है वो ठंडी जगह उसे ले गई। आगे कोई जांच नहीं। उसके बाद कहानियां ऐसे बिखरने लगी जैसे पानी में भीगी रस्सी बिखरती है। धीरे धीरे सब बिखर गया, पर कभी टूटा नहीं। बस हल्की सी फुसफुसाहटें, अधूरी बातें। एक बच्चा जो गायब हो गया बस इसलिए क्योंकि वो बहुत देर तक उस जमी हुई झील को देखता रहा और फिर कभी नहीं मिला। उस झील के पानी का ना कोई सोर्स था, ना कोई निकलने की जगह। एक परिवार जिसने अपने घर की खिड़कियां लोहे की छड़ों और मोटे काले कपड़ों से बंद कर दी, ताकि वो किसी भी कमरे में लाइट को रिफ्लेक्ट होने से रोक सकें। और कुछ पुराने घर पहले बसने वालों के, जिनकी खिड़कियां काली की गई थी, इसलिए नहीं कि बाहर की चीज़ें अंदर ना आए, बल्कि इसलिए कि वो चीज़ घर के अंदर ना झांक सके। वो घर कभी बनाया नहीं गया था, वो बस मिल गया था, जैसे उसने खुद को ढूंढ लेने दिया हो। इससे जुड़ा एक फोक सॉन्ग मुझे मिला था। पूरा नहीं था, बस एक टुकड़ा था। सन 1800 के शुरुआती सालों की एक लोकल फोक सॉन्ग की किताब के पीछे अजीब ढंग से लिखा था, और उसके पास एक आंख की तस्वीर बनी हुई थी, और वो आंख अब भी देख रही है। कोल्ड रूम, वास्ट एंड entailed, turn your face, least you be claimed. Knock once, and the silence will stare. Knock twice,
and you are trapped in despair. कैसी निराशा। आगे ये नहीं लिखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हॉलीवुड को यहाँ कभी नहीं बनना था। यहाँ की ज़मीन गलत नहीं थी, बल्कि वो पहले से ही किसी और की थी। अब मेरे घर का आईना हर रात धुंधला होने लगा है। नमी नहीं है, कमरे का टेम्परेचर भी ठीक है। मैंने सब चेक किया है, फिर भी जैसे ही रात होती है उस पर एक नमी की परत चढ़ जाती है, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो या दिखाने की। जब मैं उसे पोंछता हूं तो आईने में मेरा अक्स एक पल के लिए रुक सा जाता है, आधे सेकंड की देरी से, जैसे सोच रहा हो क्या अब सही समय है। अभी पिछले हफ्ते की बात है। मैं आईने के सामने खड़ा था, सब शांत था, और मैंने देखा मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे पहले ही पलक झपकाया। मेरी सांसें रुक गई, लेकिन वो हल्के से मुस्कुराया। हॉलोवे में हमें कोल्ड रूम का पता जंगलों से चला। मार्टिन का वो पुराना सरकारी कॉटेज, वो भी जंगलों के करीब है, लेकिन अब उसे जंगलों की ज़रूरत नहीं है। अब उसके पास दीवारें हैं, दरवाजे हैं और नाम भी है, द कोल्ड रूम। हैरल्ड ने कभी नहीं बताया कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। उसने बस इतना कहा कि कोल्ड रूम ने उसके लिए एक रास्ता छोड़ा था, लेकिन पैरों के निशान या कोई सुराग नहीं, बल्कि सिर्फ गूंजें। हैरल्ड जहाँ भी रहता था उसे दीवारें मुड़ती हुई सी लगती थी, कमरे जो जैसे कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हों। फिर एक दिन हैरल्ड बस अपने आप ब्रे हॉलो के उस पार एक छोटी पहाड़ी के पास पहुंच गया। वहां के पेड़ अंदर की ओर झुके हुए थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो भी डर से सहम गए हों। उस पहाड़ी पे खड़े हुए उसे जंगल में दूर से धुआं उठता हुआ दिखा। उसने गौर से देखा तो वहां एक घर था, लेकिन इतने घने जंगल के अंदर कौन घर बनाएगा। फिर वो उस घर तक गया, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था उस तक जाने का, बस जंगल और झाड़ी। वो था एक कॉटेज, पत्थर की दीवारें, लेकिन जानी पहचानी बनावट, सब कुछ ऐसा जैसे पहले भी कहीं देखा हो। फिर भी इतने घने जंगल में ये घर नहीं होना चाहिए था। हैरल्ड अंदर गया और घर देखने लगा, और अंदर के एक कमरे में उसे मिला वही आईना, वही कोल्ड रूम, लेकिन वहां कोई रह रहा था अभी भी। किचन के सिंक में गीले बर्तन थे, दरवाजे के पास एक कोट था, और चाय की केतली अब भी स्टोव पर रखी थी। रसोई में एक टेबल पर एक डायरी खुली रखी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां छोड़ी हो, और अब छुपकर सब देख रहा हो कि क्या तुम उसे पढ़ोगे। शुरुआत में बातें नॉर्मल थी, फिर थोड़ी उलझन और शक हुआ, और उसके बाद की बातें धीरे धीरे घबराहट भरी होने लगी। जून 3। ये घर गलत है। मैंने हॉलोवे यूनिट के लिए पूछा था, उन्होंने मुझे ये दे दिया, कहा कि इस पर अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है। ऐसा लगा जैसे ये मुझ पे एहसान किया गया हो। जून 6।
पीछे की दीवार के पीछे कुछ है। वहाँ कोई जगह नहीं है, लेकिन वहाँ खटखट होती है। ज़्यादा तेज नहीं, बस एक बार, फिर घंटों बाद एक और बार, हमेशा एक ही खटखटाहट। जून 10। मैंने एक आईना ढूंढ लिया। कल वहाँ नहीं था। उस कमरे में बर्फ जैसी ठंडक है। मेरी सांसें उसमें उल्टी दिशा में घूमती है। जून 12। उसने मुझे एक आदमी दिखाया, उम्र दराज। वो मुझ जैसा लगता था, लेकिन पतला था। जहाँ मैं था वो वहाँ खड़ा था। उसने मुस्कुराया और कुछ कहा। उसे मेरा नाम पहले से ही पता था। जून 14। अब मैं दूसरे कॉटेज का सपना देखता हूँ। वही फर्नीचर, वही कमरे। कभी कभी वो आदमी आईने में होता है, कभी कभी वो नहीं होता। दोस्तों, उस डायरी में जो आखिरी एंट्री थी वो हैरल्ड के उस कॉटेज में जाने के 2 हफ्ते पहले की थी। हैरल्ड की ही हैंडराइटिंग में। उसमें लिखा था, मुझे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, या शायद मैं यहाँ से कभी गया ही नहीं। ऐसा लगता है शायद मैं उसे अपने साथ लाया था। डायरी में सेंटेंस को बीच में ही ख़त्म कर दिया गया था। पेन की लकीर पन्ने के बाहर तक खींची गई थी। हैरल्ड ने घंटों भर घर की तलाश की। कोई खून नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, बस एक आईना, और उसमें हैरल्ड का रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि मेरा था। मैं इसे समझा नहीं सकता, हैरल्ड ने काफ़ी शांत स्वर में कहा। लेकिन उसने मुझे देखा था उस आईने में, लाइब्रेरी में खड़े हुए, लिखते हुए, शीशे में देखते हुए। पर मैं अकेला नहीं था। मेरे पास कोई और भी खड़ा था, मेरे जैसे ही कपड़े, मेरे जैसा ही अंदाज, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अजीब मुड़ा हुआ था, और वो मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। फिर मैंने हैरल्ड के बताए लोकेशन को और उस कॉटेज को लाइब्रेरी के फाइलों में सर्च करना शुरू किया। मैंने लगभग लाइब्रेरी की सारी फाइलें देख ली, लेकिन कहीं भी उस कॉटेज का कोई जिक्र नहीं था। ना कोई सड़क, ना रिकॉर्ड, ना किसी नक्शे में दर्ज। वो वही कॉटेज था, वही कमरे, वही दीवारें, वही फर्नीचर। हालांकि वो पुराना, सीलन भरा और समय के साथ कमज़ोर हो चुका था, लेकिन बनावट बिल्कुल वैसी ही थी। बस दीवारों पर हल्के खरोंचने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह छोड़ी हुई नहीं, बल्कि जैसे कोई अचानक से वहाँ रहना बंद कर दिया हो। ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूल चुकी सड़ती हुई याद में कदम रख दिया हो। हैरल्ड धीरे धीरे चला। हर चीज़ पर धूल जमी थी, लेकिन बराबर नहीं। कुछ जगहों पर धूल घुमावदार पैटर्न में बनी थी। हैरल्ड ऊपरी मंजिल पर गया, और वहाँ था वही कोल्ड रूम। उसका दरवाज़ा खुला था और अंदर था वही आईना। हिचकिचाते हुए हैरल्ड ने अंदर कदम रखा। अंदर ठंड हद से ज़्यादा थी। अंदर कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी हैरल्ड देख सकता था, या उसे ऐसा लग रहा था कि वो देख रहा है। हैरल्ड ने आईने में देखा, लेकिन उसमें उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आईना खाली हो। हैरल्ड ने हल्के से आईने को
छुआ और उसमें हल्की लहरें उभरने लगी, जैसे वो पानी की बनी हो। और उन लहरों के पीछे उसने देखा अंतहीन कमरा। कोल्ड रूम अब कमरा नहीं रहा, वो एक दरवाजा बन गया था, एक रास्ता, या शायद एक अलग दुनिया। हैरल्ड ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। अब उसे ठंड की चुभन महसूस नहीं हो रही थी। आसपास की आवाजें भी धीमी पड़ने लगी थी। कमरे की दीवारें धुंधली पड़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था उसकी यादें अब धुंधली होने लगी हैं। फिर उसने दरवाजे देखे, कई सारे दरवाजे, हॉस्पिटल के दरवाजे, लाइब्रेरी के दरवाजे, घरों के दरवाजे, नए ज़माने के दरवाजे, पुराने ज़माने के दरवाजे। और उन दरवाज़ों के बीच था हैरल्ड का अपना खुद के घर का दरवाज़ा। और उसके बाहर अब भी पीतल की नेम प्लेट लगी थी, हैरल्ड के नाम की। हैरल्ड आगे बढ़ के अपने दरवाजे के हैंडल को जैसे ही छुआ, तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, हल्की सी, हैरल्ड जैसी, लेकिन ऐसी आवाज़ जैसे उसकी जवानी की हो। तुम्हें कभी पीछा नहीं करना था। मैंने हैरल्ड को तब से नहीं देखा, लेकिन 2 रात पहले मुझे एक पैकेज मिला। भेजने वाले का कोई नाम या पता नहीं था। मोटे कागज में लिपटा हुआ आईने का एक टुकड़ा मिला, मोम लगाया हुआ, और अंदर था एक कागज का टुकड़ा, उस पे हैरल्ड की लिखावट, एक जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा और एक फोटो जिसमें मैं भी था, उस छोटी पहाड़ी पर खड़े हुए। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं मैंने कब ये फोटो खिंचवाई। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, वो अब भी फैल रहा है। हैरल्ड कई घंटों तक घूमता रहा, या दिन भर, या फिर उन लम्हों में फंसा हुआ जो बार बार खुद को दोहराते थे। आईने के अंदर वो ठंडी जगह जिसका कोई अंत नहीं था, हर मोड़ जैसे आपस में घूमकर मिल रहे हों। हैरल्ड बस उनमें ही घूमता रहा। चलने से उसके जूतों के नीचे बर्फ के क्रैक होने की आवाज आती, लेकिन उसके कदम रखने से पहले जैसे कमरे को पता हो कि हैरल्ड अब अगला कदम कब और कहां रखने वाला है। ठंड अब सिर्फ तापमान नहीं रही थी, वो एक दबाव बन गई थी, एक मौजूदगी, और वो देख रही थी। और जितना गहरे वो गया, उतनी ही अधिक परतें उसने देखी। सिर्फ बर्फ की नहीं, बल्कि समय की परतें। समय की परतें एक दूसरे के ऊपर यूं पड़ी थी जैसे बिना हवा के खड़ी बर्फ की ढलानें। उसने उन परतों को पार किया और देखा खुद के जैसा एक आदमी उस छोटी पहाड़ी पे खड़ा था, आईने को पकड़े हुए। खुद के बचपन के जैसा एक छोटा लड़का जो एक जमे हुए तालाब के पास खड़ा था। उसके भाई मार्टिन के चेहरे वाला एक दुबला पतला आदमी जो सिर्फ मुस्कुराता था, पलके नहीं झपकाता था। और मैं लाइब्रेरी में खड़ा था, और मेरे पीछे मेरे जैसा ही दिखने वाला लेकिन कुछ अलग सा खड़ा था। उन चेहरों ने हैरल्ड की तरफ नहीं देखा, सिवाय मार्टिन जैसे शख्स के, और उसने हैरल्ड से कहा, हम वापस आकर गलती करते हैं। हैरल्ड भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूरी वैसे काम नहीं कर रही थी जैसे उसे करनी चाहिए थी।
रास्ते आपस में उलझ रहे थे। उसने 3 दरवाजे पार किए। पहले दरवाजे के अंदर एक कमरा और उसकी दीवारें टीवी के स्टैटिक से भरी हुई थी और टीवी से बर्फ बाहर आ रही थी। दूसरे दरवाजे के अंदर एक ऑपरेशन रूम था जो पुराना और खाली था और उसमें आधी कटी लाशें पड़ी थीं, बर्फ में जमी हुई। तीसरे दरवाजे के अंदर उसे उसके बचपन का बेडरूम दिखा और उसके बेड के नीचे कोई चीज थी जिसकी आंखें चमक रही थी। हैरल्ड अब भूलने लगा था कि वो यहाँ कितनी देर से था। वो भूलने लगा था कि वो किस साल में यहाँ आया था। वो भूलने लगा था कि वो कौन था और उसका नाम क्या था। वो आखिरकार बच निकला, एक मुड़े हुए कांच के टुकड़े को ढूंढकर। यह आईना नहीं था, बस एक तीखा मुड़ा हुआ शीशा जो दीवार में जड़ा हुआ था। दूसरी तरफ उसने अपनी ही परछाई देखी जो अजीब थी और अपने आप चल रही थी। उस परछाई ने कांच के टुकड़े पर हाथ रखा और बिना आवाज के मुंह खोला। हैरल्ड इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कांच के टुकड़े पर जोर से एक थप्पड़ मारा। कांच का टुकड़ा उसके हाथ को चीर दिया और उसका खून बर्फ पे गिर गया और वो घसीटते हुए अपनी परछाई के अंदर अपने आप में उस चीज से, उस कमरे से या उस आईने से बाहर निकला जो कभी पूरी तरह से कोई जगह थी ही नहीं। वो लौट आया। उसे हॉलोवे के बाहरी इलाकों में बिना जूते के चलते हुए पाया गया। उसके शर्ट के आस्तीनों के किनारों पर खून सूख कर जम चुके थे। उसने अपना नाम याद किया, उसने मुझे याद किया, लेकिन कुछ तो गायब था या कुछ वहां से यहां आ गया था। अब उसकी परछाई उसकी हरकतों से मेल नहीं खाती। कभी कभी ये देर से होती है, कभी कभी ये पहले ही भविष्यवाणी कर देती है कि वो क्या करने वाला है। और एक बार हल्के से मैंने लाइब्रेरी के ज़मीन पर उसकी परछाई देखी, लेकिन वहाँ आसपास कोई लाइट नहीं थी जिससे परछाई बनती। यहीं से मैं फिर से इस कहानी में दाखिल होता हूँ, इस बार ना तो एक दर्शक के रूप में, ना एक कहानी सुनाने वाले के रूप में, बल्कि कहानी का एक हिस्सेदार की तरह। जब हैरल्ड लौटा तो वो लड़खड़ाता हुआ लाइब्रेरी में दाखिल हुआ, बदला हुआ, थका हारा और मेरी यादों से कहीं ज़्यादा चुपचाप। शुरुआत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे एक बंडल जैसा कुछ दिया, जूट की बोरी में लिपटा हुआ, रस्सियों से बंधा हुआ। जब उसने उस बंडल को टेबल पर रखा तो उसमें से कुछ मेटल के खनकने जैसी आवाज़ आई और अंदर थे उसकी डायरी के पन्ने, हाथ से बनाए गए नक्शे, पुरानी टूटी हुई तस्वीरें, मुड़े हुए कांच का एक टुकड़ा जिसके किनारे जलकर काले हो चुके थे और एक आईने का छोटा सा टुकड़ा, सिक्के जितना बड़ा, जो अंधेरे में हल्का सा चमक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, मुझे शक हुआ कि ये हैरल्ड है भी या नहीं। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा शांत थीं, खाली नहीं थी, बल्कि निश्चय से भरी हुई, जैसे किसी ने सब कुछ खो दिया हो और अब
सिर्फ संदेश देने आया हो। उसने कहा, सच को मत देखो, उसे छुपा रहने दो, आईना मत बनो उसके लिए। पहले मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये लाइन मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मैंने इसे एक जगह लिख लिया, लाइब्रेरी के एक डायरी के अंदर की कवर पर। रात को लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद करते मेरे दिमाग में वही लाइन गूंज रही थी, सच को मत देखो, उसे छुपा रहने दो, आईना मत बनो उसके लिए। क्योंकि सच जब आईने में दिखता है तो वो कुछ और ही बन जाता है। झूठ नहीं, लेकिन सच भी नहीं। वो अपने ही रूप का एक ऐसा वर्जन बन जाता है जो अलग तरह से रिएक्ट करता है, जो बदल जाता है। मैं हेरल्ड के दिए हुए उस डायरी के पन्नों को कैंडल लाइट में पढ़ रहा था। उसने एको स्पेस के बारे में लिखा था, जो हॉलोवे के ज़मीन के नीचे दबी थी। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो केवल तब दिखता है जब कोई उन्हें सपने में देखता है, और लोगों की परछाइयों के बारे में जो किसी के कुछ हरकत करने से पहले ही हिल जाती थी। हेरल्ड को लगता था कि कोल्ड रूम कोई जगह नहीं है, वो एक तरह का पैटर्न है, एक ऐसा शेप जो खुद को किसी भी तरह के कमरे या बिल्डिंग या फिर यादें या किसी भी समय का रूप दे सकता था। और एक बार जब किसी ने उसे देख लिया तो उसकी परछाई अब सिर्फ उसकी नहीं रह जाती थी। ये उन चीज़ों को याद रखती है जो आपने अभी तक किया ही नहीं है। जब से मैंने आईने का वो टुकड़ा हेरल्ड से लिया है, मैं ऐसे कमरों के सपने देखने लगा हूँ जिन्हें मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो किसी तरह जाने पहचाने लगते हैं। कभी कभी मैं सोकर उठता हूँ तो मेरे नाखूनों के नीचे मिट्टी जमी होती है। एक बार तो मुझे एक मुड़ी हुई चिट्ठी मिली, मेरी ही लिखावट में, एक फाइल में सील की हुई थी, जिसे मैंने कभी खोला ही नहीं था। और उसमें लिखा था, अगर तुम खुद को जाते हुए देखो तो पीछे मत देखना। मैंने ये कब लिखा मुझे याद ही नहीं है। फिर मैंने छोटी पहाड़ी के उस पार उन जगहों और घरों का लिस्ट बनाना शुरू किया जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लाइब्रेरी के खिड़कियों के लिए मैंने काले पर्दे मंगवाए हैं, क्योंकि अब रोशनी पे भरोसा नहीं रहा। और अगर कभी मैं भूल जाऊं कि आईने में जो दिख रहा है वो मैं ही हूं, तो मैंने अपने लिए कई जगहों पर छोटे छोटे नोट्स छोड़े हैं। अब एक सवाल अक्सर मन में उठता है, मैं जो रिकॉर्ड जमा कर रहा हूँ, क्या वो सच में यादें हैं या फिर ये सब सिर्फ ईंट पत्थर और दीवारों का छलावा है। वो कमरा मार्टिन से पहले भी था, उस वक्त से भी पहले जब हॉलोवे को हॉलोवे कहा जाने लगा था, और उस वक्त से भी पहले जब युद्ध खत्म हुआ था और सैनिक वापस लौटे और उनकी जिंदगियां उन गवर्नमेंट कॉटेज में शांत हो गई, जो एक थैंक यू के रूप में बनाए गए थे युद्ध से लौटे जवानों के लिए। मुझे हफ्तों लग गए लाइब्रेरी के अलमारियों में बंद बिखरी हुई फाइलों को खंगालते हुए। सारे कागज़ और डॉक्यूमेंट्स गलत जगह रखे थे। भूकंप और पर्यावरण के कागज़ टैक्स के फाइल में रखे थे।
और टैक्स के कागज़ कहीं और थे। आखिरकार 1894 की फसल की रिपोर्टों के एक पुराने फोल्डर में मुझे वो मिला, एक लिफाफा। कोई पता नहीं था, कोई सिग्नेचर भी नहीं था, बस मटमैले कागज़ पर हाथ से लिखा हुआ कुछ, जिसकी स्याही फीकी पड़ चुकी थी। और लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी थी। जिस किसी को भी ये चिट्ठी मिले, मेरा नाम लिली स्कॉट है। मैं ये एक ऐसे गेस्ट हाउस से लिख रही हूँ जो शायद नहीं चाहता कि कोई उसे याद रखे। हम बस थोड़े समय के लिए यहाँ रुके थे। मेरे पति सैमुअल का पहाड़ियों में कोई काम था। अब ठीक ठीक याद नहीं आता। उस रास्ते में कुछ अजीब था, जैसे हर मील धुएं में बदलता चला गया। कमरा शुरू में अच्छा लगा। लकड़ी की दीवारें थी, तेल के दिए जलते थे। चूल्हे के ऊपर एक पुराना आईना था जो टूटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ गर्मजोशी थी। सब कुछ तब तक ठीक था जब तक दूसरी रात ठंड नहीं उतर आई। सुबह उठे तो खिड़की के अंदर बर्फ जमी थी। पलंग की लकड़ी ठंडी और गीली लग रही थी। मेरी सांस हवा में दिख रही थी, लेकिन ऊपर नहीं उठ रही थी, वो सीधे नीचे गिर रही थी। मैंने उसका नाम लिया, सैमुअल, और वो मुझे आईने में दिखा। पर वो शीशे की तरफ मुंह करके नहीं खड़ा था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। और फिर वो चला गया। मैंने पूरा कमरा देखा, पूरा गलियारा, बाहर तक ढूंढा, पर ऐसा लगा जैसे वो उस बर्फ से होकर कहीं चला गया और रास्ता पीछे से बंद हो गया। लोग कहते हैं दुख समय को बदल देता है, लेकिन मुझे लगता है उस कमरे ने उसे मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखा। मैं ये चिट्ठी दीवार में छुपा रही हूँ। अगर कभी तुम्हें ये मिले तो बस इतना जान लो, वो आईना खुद से नहीं टूटा था। दोस्तों, उस गेस्ट हाउस का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला, न सेंसस के रिकॉर्ड में, न किसी ज़मीन के दस्तावेज़ों में, उस साल के नक्शों में भी नहीं, और ना ही उसके पहले के 10 सालों में। लिली ने जो एड्रेस बनने के पीछे लिखा था, वहाँ कोई इमारत कभी दर्ज ही नहीं की गई। मैंने बार बार जांचने की कोशिश की, कई अलग अलग फाइलों को मिलाकर देखना चाहा, लेकिन हर जगह बस निराशा मिली। रिकॉर्ड में कुछ पते ऐसे थे जो सीधे अगले नंबर पर कूद जाते थे, जैसे किसी ने बीच का हिस्सा जानबूझकर मिटा दिया हो। जमीन का एक टुकड़ा 43C बस एक काले डिब्बे में दर्ज था, और उस पर लिखा था बंजर जमीन। पर मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ कोई बंजर जमीन नहीं हो सकती। वहाँ कुछ तो था। फिर 1931 की एक जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में मुझे एक अजीब सा नोट मिला। 43 क्षेत्र के नीचे ज़मीन सतह पर ठंडी परत के संकेत मिले। गर्मियों में लगातार ठंडी बनी रहती है। खुदाई ना करने की सिफारिश की जाती है। इसका शेप नॉर्मल और नेचुरल नहीं लगता। शेप, ये शब्द जैसे रुक गया मेरे जहन में। आकार कहा गया है, खाली जगह नहीं, कमरा भी नहीं। आकार, आकार का मतलब है किसी तरह की बनावट, एक इरादा, कोई सोच। और अगर कुछ सोचा गया था तो किसी ने उसे सोचा था।
ये किसी सच से भी कहीं ज़्यादा डरावना है। लिली स्कॉट की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, ना कोई शोक संदेश, ना अखबार में कोई खबर, ना ही सैम्बल का कहीं और कोई जिक्र। बस 2 रात पहले स्टोरेज हॉल में रखा वो पुराना टूटा हुआ आईना, जिसे मैं कब से भूल चुका था, अचानक कुछ दिखाने लगा। एक औरत वहाँ थी। उसका चेहरा आधा बर्फ से ढका हुआ था, जैसे कोई तस्वीर जो जम गई हो। वो कुछ कह रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं सका। टीनेज बच्चे इसे स्लीप ओवर में फुसफुसाते हैं, हंसी हंसी में। बड़े लोग इस बारे में बात नहीं करते जब तक उन्होंने शराब न पी हो, और तब भी बस अधूरी बातें, जैसे शब्द खुद उसे बुला सकते हों। वो लोरी में है, लोकल पेंटिंग्स में है, जो गाने की किताबों के पीछे सादे पन्नों पर बनाए गए हैं। एक औरत जो तुम्हारा चेहरा पहनती है। सच कहूँ तो बिल्कुल तुम्हारा नहीं, लेकिन इतना मिलता जुलता कि तुम उसे पहचान ना पाओ, जब तक कि तुम उसे रोशनी में ना पकड़ लो। कहानी हर बार बदलती है, सुनाने और सुनने वाले पर निर्भर करती है, लेकिन एक हिस्सा हमेशा वही रहता है। अगर तुम तेजी से मुड़ोगे तो उसे देख लोगे, अगर नहीं तो तुम वही बन जाओगे। कहते हैं वो बस शीशे के पीछे रहती है, आईने में नहीं, बिल्कुल कांच के पीछे, उस ठंडी हवा में जो रिफ्लेक्शन और हकीकत के बीच खड़ी होती है। बस एक सांस भर की दूरी। उसके सबसे पुराने कहानियों में कहा जाता है वो एक जगह से आई थी, एक छुपा हुआ स्थान जहाँ हमेशा बर्फ की ठंडक थी, जहाँ समय ठहर जाता है और पहचानें आपस में मिलकर धुंधली हो जाती हैं। एक कहानी में एक औरत थी जिसका पति युद्ध से लौटकर आया, लेकिन फिर कभी नहीं हंसा। वो अपने बेडरूम के आईने में बहुत देर तक देखता रहता था। उसने कहा कि उसकी परछाई बिना उसके हंसने लगी थी। तभी से उस आदमी ने खाना खाना छोड़ दिया और आखिरकार वो गायब हो गया, और सिर्फ आईने वाला ही हंसता हुआ उसका रिफ्लेक्शन बचा। एक और कहानी है जिसमें एक लड़की छुपम छुपाई खेलती है और आईने वाली अलमारी में जाकर छुप जाती है। जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो वो हंस रही होती है, बिल्कुल ना हिलती ना डुलती, सिर्फ हंसती रहती। और फिर घर के हर आईने में वो लड़की दिखाई देती, हंसते हुए, कई दिनों तक, भले ही वो कमरे में ना हो। सभी कहानियों में द मिरर वाइफ किसी को मारती नहीं है, वो बस उनको बदल देती है। मुझे 1906 के हॉलोवे विंटर फेस्टिवल का एक पैम्पलेट मिला। उसमें एक फोक सॉन्ग था, शायद बच्चों को सर्द महीनों में गाकर सुनाया जाता था। जहाँ आईने तुम्हें घूरें वहाँ मत देखना, वो तुम्हारे पास सिल्वर बालों के साथ खड़ी होगी। जब मोमबत्तियाँ धीमी हो जाएं, उसका नाम मत लेना, वो बाहर आ जाएगी त्वचा से त्वचा। वो तुम्हारा चेहरा पहनेगी, लेकिन तुम्हारा अतीत नहीं, और तुम बर्फ हो जाओगे आईने के अंदर।
मैं पहले सोचता था कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, लेकिन लोक कथाएं अक्सर वही होती हैं जिन्हें हम उस सच को दबाने के लिए बनाते हैं जिसकी सच्चाई सामने लाना बहुत डरावना होता है। हैरल्ड ने मुझसे एक बार कहा था, ठंडा कमरा तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा डर नहीं दिखाता, वो तुम्हें वही दिखाता है जो वो तुमसे बनना चाहता है। अब मुझे लगता है कि शायद द मिरर वाइफ कभी कोई दंत कथा नहीं थी, वो सिर्फ एक शिकार थी या फिर एक रिप्लेसमेंट किसी पुराने चीज़ का। मुझे लगता है कि मैं उसे देख रहा हूँ, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन जब भी मैं जल्दी मुड़ता हूँ, खासकर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे, तो वहाँ के आईने में हमेशा कुछ दिखता है जो मेरे रुकने के बाद भी 1 सेकंड की देरी से घूमता है। और एक बार मेरे बाथरूम के आईने में मैंने अपने सर पे सिल्वर बाल देखे, सिर्फ एक झलक, 1 सेकंड भर के लिए, और फिर वो गायब हो गए। हम ब्रे हॉलो के किनारे मिले, सुबह होने के ठीक पहले। हर चीज़ पर बर्फ की परत जम चुकी थी, पेड़ों पर, बिजली के तारों पर, ज़मीन पर, जैसे किसी ने चुपचाप चांदी की नसें बिछा दी हों। हैरल्ड वहाँ खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, और उसके ऊपर जो कोट था वो सर्दी के लिए काफ़ी नहीं था, फिर भी वो वहाँ खड़ा था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन टूटा हुआ नहीं। उसमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जैसे वो आदमी जिसने बहुत कुछ खोया हो मगर खुद को मिटने नहीं दिया। इस बार वो ऐसा लग रहा था जैसे एक बार सचमुच खो गया था और किसी तरह वापस लौटा हो। अब मैं कहीं नहीं जा रहा, उसने धीरे से कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, वो बोला, क्यों? क्योंकि किसी को रुकना होगा। उसकी नज़रें कॉटेज की ओर उठी, पहले मार्टिन वाला कॉटेज, फिर वो दूसरा अजीब सा जो छोटी पहाड़ी के उस पार था। ये रुकता नहीं है, वो कमरा, वो दूसरों को ढूंढता है, वो खुद चुनता है। उसने अपने कोट से एक पतली सी डायरी निकाली, पहले जितनी मोटी नहीं थी लेकिन उतनी ही सावधानी से लिखी हुई। तारीखें, मौसम, अधूरे सपने, दीवारों में गूंजती आवाज़ें, शीशों के बदलते ढंग, सब लिखा था। तुम अब भी लिख रहे हो? मैंने कहा। उसने थकावट भरी मुस्कान दी। अब मैं सोता नहीं हूँ, जब से समझ आया है कि वो कमरा देख रहा है। उसने शहर से थोड़ा बाहर एक जगह ढूंढ ली थी, एक पुराना तहखाना, किसी जली गली खलिहान के नीचे। न खिड़कियाँ, न आईने, और न कोई ऐसी चीज़ जिसमें से कुछ लौट कर देख सके। वो अब वहीं रहता है, तेल के दियों, कागज़ों और खामोशी के साथ। वो कहता है, जब हवा एक खास दिशा से मुड़ती है तो अब भी उस कमरे की सांसें उसे सुनाई देती हैं। हॉलोवे में वो तब ही वापस लौटता है जब कॉटेज किसी नए के पास जाता है। हर बार वो सूर्यास्त तक इंतज़ार करता है, दरवाजे के नीचे एक नोट सरका देता है,
सिर्फ एक लाइन, अगर कोई कमरा ऐसा दिखे जो पहले नहीं था तो उसमें मत जाना। कभी लोग मानते हैं और कभी आईना पहले से सुन रहा होता है। वो अब भी मुझे लिखता है, छोटे छोटे खत, कुछ अपडेट्स, कुछ अजीब से नोट्स, कभी कभी हफ्तों बाद। एक बार उसने एक स्केच भी भेजा था, एक स्पाइरल जिसके किनारों पर दरवाजे बने थे। बार बार कांपती पेंसिल से खींचा गया था। उसने नीचे साइन किया था। गूंजें फिर से टिकने लगी हैं। ये जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक बार उससे पूछा था, जब तुम भाग सकते हो तो रुके क्यों हो? उसने मेरी तरफ देखा, थके हुए लेकिन साफ लहजे में कहा, अगर मैं चला गया तो ये किसी और को पकड़ लेगा। अब मैं इसका हिस्सा हूं। मैं बस इसे धीमा कर सकता हूं, उलझा सकता हूं। मैंने कहा, पर ये तो जिंदगी नहीं है हैरल्ड। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, लेकिन ये याद रखना है। अभी पिछले हफ्ते हॉलोवे कॉटेज में एक औरत आई, करीब 35-40 साल की होगी। उसका नाम जेना क्लॉडवेल था। शाम के समय हैरल्ड उसके पोर्च पर खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा पकड़े हुए। मैं सड़क से देख रहा था, लेकिन जेना ने दरवाज़ा नहीं खोला। दोस्तों, यहीं से मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत करी थी। अगर आपने पिछली कहानियों को मिस कर दिया है तो मेरे चैनल पर द हॉलोवे फाइल्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर सुनें। हम कुछ दिनों बाद फिर मिलेंगे, क्योंकि अब आप भी इस कहानी का हिस्सा हो और मैं भी।